नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है भाविक शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। इस वक्त हम लोग हमारे एफ वाई बीकॉम के FEC सब्जेक्ट यानी कि फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन का स्मार्ट एंड बेस्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग यूनिट 2 को दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, जिसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी आगे स्टडी कर लिया है और अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, इस सेशन के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन को। तो यहां पे देखो दोस्तों, यहां पे क्या कहा है, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मतलब ધંધાકીય લેવલ પર થાય છે થ્રુ ઇન્ટરનલ નો મતલબ થાય આંતરિક એન્ડ એક્સટર્નલ मतलब कि बाह्य बिजनेस एक्टिविटी। इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या कहा है, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटी, देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस कम्युनिकेशन। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस पर्पस। देखो, पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में सब कुछ समझाया था। जब वही कम्युनिकेशन हम बिजनेस पर्पस से करते हैं तो उसको कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। इट इज मोर फॉर्मल। बिजनेस कम्युनिकेशन कैसा होगा या उसके फीचर्स कहे तो बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है। फॉर्मल નો મતલબ શું? ઔપચારિક। ઔપચારિક मतलब જે નીતિ નિયમ પ્રમાણે રેગ્યુલર વ્યવસ્થિત રીતે થતું હોય તે। વેલ સ્ટ્રક્ચર્ડ मतलब કેવી રીતે કમ્યુનિકેશન કરવાનું એ પણ બધું જ ફિક્સ કહી દીધેલું હોય। એન્ડ હેઝ લિમિટેડ સ્કોપ मतलब બિઝનેસ કમ્યુનિકેશન ખાલી બિઝનેસ પર્પસ થી જ થાય, જ્યારે કમ્યુનિકેશન કોઈ પણ પર્પસ થી થાય। पर ये बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली बिजनेस पर्पस से ही होता है। इसका मतलब इसका स्कोप मतलब क्षेत्र केवुं होय छे, लिमिटेड मतलब के ओछुं अथवा नानुं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। याद रखना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज दिस फॉर्म्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन टू बी कैरिड आउट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। मतलब के जो तमारे बिजनेस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन करवू होय तो एनी माटे एना फिक्स रूल्स एंड रेग्युलेशंस छे, जेने फॉलो करीने ज आ कम्युनिकेशन थतुं होय छे। तो अहींया रूल्स रेग्युलेशन सेट करेला छे એટલા જ માટે એને કહેવાય બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ। હવે આની અંદર ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ની અંદરની જ્યારે વાત કરીએ તો એના રિલેટેડ અમુક બેઝિક વર્ડ્સ આવે છે જે તમારી કોલેજની બુકમાં મેન્શન કરેલા છે, એટલે હું એના પણ વિશે તમને બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં। તો सबसे पहले चेन कमांड। ये सारे वर्ड्स दोस्तों आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में તમે હેનરી ફયોલના 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भण्या था, संचालनना सिद्धांतों, उसके अंदर भी ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं। चेन कमांड, चेन कमांड का मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी और कम्युनिकेशन। वो कौन सी चेन में, कौन सी सीक्वेंस में होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब उच्च सपाटी थी निम्न सपाटी, तो एने कहेवाय चेन ऑफ कमांड। सौथी वधारे ऑथोरिटी फॉर एग्जांपल कंपनीना चेरमेन नीचे, પછી એની નીચે આવે છે MD, પછી એની નીચે આવે છે CEO, પછી એના નીચે આવે છે ફોर एग्जांपल जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। तो ये क्या है, चेन ऑफ कमांड। सबसे ज्यादा पावर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, इसके पास, तो ये चेन ऑफ कमांड है। स्पान ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटाइजेस द मैनेजमेंट बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। मतलब एक सुपीरियर, आ जे सुपीरियर छे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, एनी अंडर में કેટલા લોકોને એ કંટ્રોલ કરશે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ। કે મિસ્ટર એ છે એ P, Q અને R આટલા લોકોને કંટ્રોલ કરશે, તો મિસ્ટર એ નો સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ કેટલો છે, આટલો છે। જો it determining the number of subordinate a superior can effectively manage, જેમ કે અહીંયા કીધું P, Q અને R ત્રણ, એક મેનેજર ત્રણ જણને સરસ રીતે મેનેજ કરી શકશે, તો એનો થયો સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ। કોઈ એવો છે કે હું 30 જણને મેનેજ કરી શકીશ, તો એનો સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ થયો 30 સબઓર્ડિનેટ્સ નો। સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ ડિટરમાઇન્સ ધ સ્કોપ ઓફ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધ ટીમ લીડર। જેટલો મોટો સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ હોય એનો મતલબ કે એ લીડર એટલો જ વધારે ઇન્ફ્લુએન્સિવ છે, मतलब લોકો એની વધારે વાત માને છે, એટલા જ માટે એની નીચે વધારે લોકો કામ કરી શકે છે। तो ये स्पान ऑफ कंट्रोल ये भी दिखाता है कि एक मैनेजर या एक लीडर कितना इफेक्टिव है, कितना इन्फ्लुएंसिव है।
A team leader will have a narrow span of control, while a CEO will have a wider scope of control. Obviously, CEO upper level पे, तो उसके पास span of control ज्यादा होगा, वो ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर पाएगा. पर जो टीम लीडर है उसका कंट्रोल कहां तक लिमिटेड होगा? उसके टीम मेंबर्स के ऊपर ही लिमिटेड होगा. क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी का स्पान ऑफ कंट्रोल कैसा होगा? ज्यादा होगा. वो अपने नीचे सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं. बट फॉर एग्जांपल आपके एरिया के जो कॉर्पोरेटर है उसका स्कोप मैनेजमेंट या कंट्रोल कितना होगा? आपके एरिया तक लिमिटेड होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन. ये वर्ड भी आप सुन चुके हो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सत्तानु एकीकरण अथवा विकेंद्रीकरण. तो देखो, when authority is kept at the top level then it is called centralization. मतलब बद्धों पावर, वो आपको पता है, आपने हायरार्की वो देखा हुआ था, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट. तो अगर सारे कंट्रोल यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट ने अपने पास ही रखे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सेंट्रलाइजेशन, एकत्रीकरण. जो किसके लिए सुटेबल है? छोटे बिजनेस जो होंगे तो उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन अच्छा रहेगा. जबकि इसका ऑपोजिट, ऑथोरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स सबऑर्डिनेट्स, मतलब पावर जो है अलग अलग लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसको कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण. और वो किसके लिए सुटेबल है? जो लार्ज बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस, उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव रहता है. उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन ऑफ और डिवीजन ऑफ वर्क. આ પણ તમને આવી ગયું છે. તો ડિવિઝન ઓફ વર્ક નો મતલબ શું? વર્ક જે છે એ અલગ અલગ એક્સપર્ટ ની વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો. तो वर्क शुड बी अलोकेटेड टू दी एक्सपर्ट्स. मतलब फॉर एग्जांपल सास इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसके अंदर क्या है? सभी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज है, तो वो आप लोगों को एक्सेलेंट एजुकेशन देते हैं. भाविन सर है, वो क्या करते हैं? वो अपने सब्जेक्ट में एक्सेलेंट एजुकेशन देते हैं और बाकी वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही हाईटेक और एडवांस है, तो वो आपको ये रिवीजन सेशन जो कि हाईटेक पे है, ई क्लासेस, साहस ई क्लासेस शायद आपने ना सुना हो या ना देखा हो, तो उन सबको मैनेज करते हैं. जो जिसमें एक्सपर्ट है वो करेगा. मतलब वर्क क्या हो गया? डिवाइड हो गया अमॉन्ग्स द वर्कर एज पर देयर स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस. तो उसको कहेंगे स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क. देन नेक्स्ट इज फॉर्मलाइजेशन. तो फॉर्मलाइजेशन चैनलाइजेस द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय फोकसिंग एंड डिफाइनिंग. मतलब આ વ્યક્તિ આની સાથે કોમ્યુનિકેશન કરશે, આ જ રીતે કોમ્યુનિકેશન કરશે, એનો મતલબ શું? ઔપચારિક કરી દીધું બધું, ફોર્મલાઇઝ્ડ કરી દીધું બધું. રોલ્સ એન્ડ પોઝિશન એન્ડ નોટ ધ પીપલ ઓક્યુપાઇંગ ધોઝ પોઝિશન. मतलब અહીંયા આપણે તમે ઘણીવાર મૂવીમાં સાંભળ્યું હશે કે એક ઓનેસ્ટ પોલીસ ઓફિસર છે અને કરપ્ટ પોલિટિશિયન હોય અને પછી પેલાનું કે ચાલ મને સેલ્યુટ માર, એટલે પેલો સેલ્યુટ મારે, પણ પછી એવું કહેશે हीरो कि मैंने तुझे सैल्यूट नहीं मारा है, पर तू जो कुर्सी पे बैठा है, मतलब तू सीएम हो इसलिए मैंने वो पद को सैल्यूट किया है. आप जो बैठे हो वो कुर्सी के ऊपर, वो तो साला करप्ट ही है, तुझे तो मैं गोली मारूंगा ही, बट तुम चीफ मिनिस्टर हो, इसके लिए उस स्टेटस का, उस पोजीशन का रिस्पेक्ट देके मैं सैल्यूट कर रहा हूं. यही चीज यहां पे फॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है? पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उसके स्टेटस को, उसके रोल्स को, उसकी पोजीशन को कंसीडर किया जाता है. दैट इज फॉर्मलाइजेशन. उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जो सिर्फ नॉलेज के लिए, ऐसा शायद एमसीक्यू आ जाता है, फ्रॉम फॉलोइंग ब्लैंक इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन और ब्लैंक इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. तो कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है? एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन से हमको काम की इंफॉर्मेशन मिलती है. अचीविंग गोल, गोल अचीव हो पाते हैं हमारे. सोर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलता है. प्रमोट्स सोशलाइजेशन, ऑल्टर्स इंडिविजुअल एटीट्यूड, इंडिविजुअल के जो एटीट्यूड्स है उसको ऑल्टर्स, चेंज करते हैं. कंट्रोलिंग हो सकता है अच्छे से. प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, वो भी बहुत बढ़िया लेवल की बन सकती है. प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं. एनहांसिंग एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शन, एनहांस એટલે વધારવું, ઠીક છે. એમ્પ્લોયઝ સેટિસ્ફેક્શન એટલે કર્મચારીનો સંતોષ. देन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंधो जे छे एने વધારવાનો, આ બધા ઉદ્દેશ છે. આ કે તમારે ગોખવાનું નથી, વિડિયોને પોઝ કરીને એક બે વખત જસ્ટ વાંચી લો. ક્લિયર? उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन. હવે અહીંયા પુઅર નો મતલબ ગરીબ નહીં હો, પુઅર નો મતલબ થશે ખરાબ. જો તમે કમ્યુનિકેશન સ્કિલ ડેવલપ નથી કરતા, કમ્યુનિકેશન પ્રોપર નથી કરી શકતા, તો એની શું નેગેટિવ ઇફેક્ટ પડી શકે છે? તો પહેલું તો
एम्बिग्विटी एंड पुअर मोरल। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी नो मतलब शू, कंफ्यूजन, जिसके अंदर क्या आता है, नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है। डिप्रेशन, फटीग, फटीग का मतलब शू, थाक, फटीग नो मतलब થાય થાક, અને ફાટી ગયું એવું ના બોલતા લા હો, ધીસ ઇઝ નોટ ફાટી ગયો, પ્રોનાઉન્સિએશન શું થાય, ફટીગ, क्लियर। तो ये फटीग, ये नेगेटिव इफेक्ट है। अगर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करते हो तो एम्बिग्विटी एंड पुअर मोरल होगा, मतलब कंफ्यूजन बढ़ेगा, जिसके अंदर आता है नेगेटिव एटीट्यूड, डिप्रेशन बढ़ जाना, फटीग बढ़ जाना वगैरह। लेक ऑफ फोकस एंड डायरेक्शन, फोकस તમારો બદલાઈ જશે, ડાયરેક્શન તમારું અલગ થઈ જશે। મતલબ ફોર એક્ઝામ્પલ, જો ટીચર તમને અત્યારે સરસ રીતે નથી સમજાવતો, એ લાંબી લાંબી વાર્તાઓ કરે છે, ખાલી વાતો જ કર્યા કરે છે, કામની પ્રિપેરેશન નથી થતી, તો તમે શું થશે, ફોકસ તમારો શિફ્ટ થઈ જશે। પણ જો તમને મજા આવતી હશે, તમને એવું લાગતું હશે કે હા યાર મને કામની ઇન્ફોર્મેશન મળી રહી છે, તો તમારો ફોકસ રહેશે। પણ એવું ક્યારે રહી શકે, જ્યારે જે વ્યક્તિ કમ્યુનિકેશન કરી રહી છે, તમને જે સમજાવી રહ્યા છે, એ સારું સમજાવશે તો। कम्युनिकेशन करता મને नहीं आवड़तू હોય तो તમે 5 मिनट में पाछा तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना फोटा जोवा लगी जसो। तो ये क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन पुअर होगा तो लैक ऑफ फोकस और डायरेक्शन नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिलक्टेंस इन वर्क। रिलक्टेंस मतलब कंटाळो, कंटाળી ગયા ભણી ભણીને હવે તો બંધ થાય તો સારું। એસ્કેપિંગ ફ્રોમ ટેકિંગ રિસ્પોન્સિબિલિટી, એસ્કેપિંગ એટલે છટકવાનું, કામ નહીં ગમતું તો કામથી છટકવાના બહાના શોધશો। ઇનડિસિસિવ બિહેવિયર, ઇનડિસિસિવ એટલે નિર્ણય ના લઈ શકો, શું કરવું છે, કરવું કે ના કરવું, કરવું કે ના કરવું, કારણ કે આપણને ખબર જ નહીં પડતી। જો કોઈક સરસ રીતે સમજાવે છે, કમ્યુનિકેશન કરે છે, તો શું થશે કે યસ નાઉ આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ, હું બધા જ સાહસના સેશન જોઈ લઈશ, સાહસના બધા જ જે રિવિઝન નોટ્સ સરે આપેલી છે, જે એપ્લિકેશન પર છે પ્યોરલી, એ હું બધી જ રિફર કરી લઈશ, તો મને એકદમ પરફેક્ટ કોન્ફિડન્સ આવી જશે। તો એ શું છે, તમારું ઇનડિસિસિવ બિહેવિયર નહીં રહે કે હું શું કરું, આ કરું, પેલું કરું, આ વાંચું, પેલું વાંચું, નહીં, કન્ફર્મ મારું એકદમ ફિક્સ છે, સરે મને એકદમ સરસ રીતે કહી દીધું છે કે આટલું કરવાનું છે, આની બહાર કશું જ નથી કરવાનું। એક્ઝામની આગળના દિવસ 3 કલાક મને આપવાના, બીજું બધું જ એન્જોય કરો। देन लेक ऑफ डायलॉग्स, मतलब कम्युनिकेशन करवानो તમને નહીં ગમે, પ્રોબ્લેમ થશે, કોન્ફ્લિક્ટ વધશે। કોન્ફ્લિક્ટ નો મતલબ શું, ઝઘડા થશે। કન્ફ્રન્ટેશન, કન્ફ્રન્ટેશન એટલે સામનો કરવો, કે મારું આવું થયું છે, ખરાબ કંઈક થયું છે, આપણે ફેલ થયા છે, અને પપ્પાની સામે જઈને ઊભું રહેવાનું છે, તો પપ્પાને ફેસ કરવાના છે, પપ્પા આપણને લડશે, તો એને કહેવાય કન્ફ્રન્ટેશન। અનફેવરેબલ વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ, मतलब વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ સારું નહીં રહે, આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે। પુઅર એમ્પ્લોઈઝ પરફોર્મન્સ, એમ્પ્લોય કર્મચારીનું જે પરફોર્મન્સ છે એ ડાઉન જશે, જેની અંદર આવે ઇનકમ્પ્લીટ વર્ક, અડધું અડધું કામ કરે, થોડું વાંચ્યું, કંટાળો આવે, મૂકી દો, ના ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો હું આખું આખું જોઈ જ લઈશ, આખું વાંચી જ લઈશ, પતાવી જ દઈશ, પણ એ સારું કમ્યુનિકેશન હોય તો જ થાય। ફિલિંગ ઓફ બીંગ ડિપ્રાઇવ્ડ, ડિપ્રાઇવ્ડ એટલે અલગ કરી દો, યાર મને તો કોઈ માન જ નહીં આપતું, બધા તમે લોકો એક થઈ ગયા છો, મને અલગ કરી દીધો છે, આ બધા પ્રોબ્લેમ પુઅર કમ્યુનિકેશનના લીધે આવી શકે છે। એના પછી ફીચર્સ, ફીચર્સ કહો કાં તો कैरेक्टरिस्टिक्स કહો, मतलब के लक्षणों ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कौन कौन से फीचर्स है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव एंड इनएविटेबल। परवेसिव मतलब एवरीवेयर, एवरीवेयर नो मतलब बधी ज जग्याए, બધે જ છે। ઇનએવિટેબલ मतलब એના વગર ના ચાલે, કરવું જ પડશે ને, કમ્યુનિકેશન કર્યા વગર ક્યાં જશો, તમે સંન્યાસ થોડી લઈ લેશો, સંન્યાસ લેશો તો બી કોઈની જોડે વાત કરશો। तो कम्युनिकेशन इज इनएविटेबल, ऑल परवेसिव। ये वैसे देखने जाओ ना तो एक्चुअली में कम्युनिकेशन के फीचर्स है, ठीक है, पर आपकी कॉलेज की बुक में इसको कम्युनिकेशन नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन के फीचर्स के तौर पे प्रेजेंट किया है, बट याद रखना ये सारे फीचर्स एक्चुअली में कम्युनिकेशन के हैं। कम्युनिकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड, अब यहाँ पे प्रॉपरली हम कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन है तो ये गोल ओरिएंटेड है, मतलब आप ये मेरा सेशन देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, आपका गोल फिक्स है, मुझे कॉलेज की एग्जाम अच्छे से देनी है, मैं ये कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आए, ऐसे प्रिपरेशन करवानी है, तो ये गोल है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। टाइम बाउंड, फिक्स टाइम के अंदर खत्म कर देना है, मतलब मैं कहूंगा कि भाई एग्जाम के अगले दिन में 3 घंटे मेरे, आपके प्रिपरेशन कंप्लीट। अब मैं ऐसा बोलूंगा 3-4 साल तक तो मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा, वो आपने फिर हेरा फेरी मूवी देखा तो ऐसा बोलेगा 30 दिन के अंदर, 30 दिन तो बहुत कम है, कम से कम 30-40 साल का तो टाइम चाहिए ना, तो टाइम बाउंड होता है कि स्पेसिफिक टाइम में खत्म करो। डायनामिक, डायनामिक નો મતલબ શું, પરિવર્તનશીલ હોય છે,
कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, एक खत्म दूसरा। अब फॉर एग्जांपल एफईसी का खत्म, मतलब आपकी एग्जाम खत्म, अब आप सेशन नहीं देखोगे, अब आप ऐप ओपन नहीं करोगे, नहीं सर एसपीबी एफईसी खत्म होगा, एसपीबी करना है, अकाउंट करना है, इकोनॉमिक्स करना है, मतलब चलता ही रहेगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। बिजनेस कौन सी एक्टिविटी करता है, कम्युनिकेशन इसके रिलेटेड करते होंगे। फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट, ये कॉमर्स स्ट्रीम में एक्सीलेंट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, तो उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके रिलेटेड होगा, पढ़ाई रिलेटेड होगा। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज है उसके रिलेटेड कम्युनिकेशन होता है। फ्लोज इन फिक्स डायरेक्शन, जो कम्युनिकेशन है वो फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब यहां पे आपको सारी चीजें समझाएगा कौन, टीचर स्टूडेंट को समझाएंगे। ऐसा होगा सर आज आओ बैसो, आओ कभी हवेली पे, आज मैं आपको पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं होगा। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। डाउट होगा तो क्या करोगे, स्टूडेंट टीचर को पूछेंगे सर आ एक डाउट है, ओए वैसा सर छूंगा मैंने नहीं आवड़तुला, मन थोड़ा डाउट सॉल्व करा मैंने सिखवाड़ दे, ऐसा होगा। कोई जगह पे ऐसा भी करते हैं टीचर, बट ऑब्वियसली उनको अगर नॉलेज नहीं होगा तो ऐसा होगा। यहां पे क्या है कि फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का फ्लो फिक्स है कि इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, प्रिपरेशन करवाना, टीचर टू स्टूडेंट, डाउट पूछना, कंफ्यूजन पूछना, क्वेरीज पूछना, वो स्टूडेंट टू टीचर। तो एक फ्लो એટલે કઈ દિશામાં પ્રવાહ જશે કમ્યુનિકેશન નો, वो फिक्स होता है। देन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो याद रखना एक इंट्रा, ये दो वर्ड में देखो, एक इंट्रा है और दूसरा इंटर है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। इंट्रा कम्युनिकेशन का मतलब बिजनेस के अंदर के ही लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल ये साहस इंस्टीट्यूट है, तो इसके अंदर जो भी लोग हैं इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम कहेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। पर ये साहस इंस्टीट्यूट का कोई पर्सन है, ये हमारी एमएस यूनिवर्सिटी के साथ कोई कम्युनिकेशन करता है, मतलब बिजनेस के बाहर के लोगों के साथ, तो उसको कहेंगे इंटर कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? तो याद रखना है इंटर मतलब बिजनेस के अंदर के लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, और इंट्रा मतलब अंदर के लोगों के बीच में, और इंटर मतलब बाहर के साथ कम्युनिकेशन। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मतलब औपचारिक कम्युनिकेशन एज पर, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, कम्युनिकेशन एज पर प्री डिटरमाइंड सिस्टम और रूट इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम, जो सीक्वेंस बना दी गई है पहले से, उसी सीक्वेंस में, उसी सिस्टम पे जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और यहाँ पे तीन स्मॉल ग्रुप नेटवर्क्स आते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, जिसमें पहला होता है चेन। अब चेन में क्या है ये ध्यान से समझ लो, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसके अंदर एरो देखो, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं ये है नरेंद्र मोदी, ये है अमित शाह, फॉर एग्जाम्पल ये है निर्मला सीतारमन, ठीक है। ये तीन कैरेक्टर हम लोग लेते हैं, बाकी आगे हम लोग उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर को भी ले लेते हैं, वरना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। कौन है हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर, बोलो बोलो, विजय रूपाणी भाई साहब। तो यहां पे क्या होगा कम्युनिकेशन, ये चेन नेटवर्क में नरेंद्र मोदी कम्युनिकेशन करेंगे सिर्फ अमित शाह के साथ। एग्जांपल के तौर पे अमित शाह जो है वो किसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, निर्मला सीतारमन के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ। अब यहां पे अमित शाह सीधा विजय रूपाणी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, या नरेंद्र मोदी सीधा विजय रूपाणी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये एरो को देखो, इससे पता चलता है, मतलब यहां पे फिक्स नरेंद्र मोदी जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे अमित शाह के साथ, और फॉर एग्जाम्पल हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद उनके साथ, तो यहां पे यही कम्युनिकेशन होगा। अब नरेंद्र मोदी डायरेक्ट यहां पे या यहां पे कम्युनिकेशन ना करे तो ये हो गया चेन नेटवर्क। उसके बाद है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क के अंदर क्या होगा, एक मेन पर्सन होगा जो सारी चीजें कंट्रोल करता होगा। नरेंद्र मोदी, अब ये है रामनाथ कोविंद, अब ये फॉर एग्जाम्पल अमित शाह, यह निर्मला सीतारमन, यह विजय रूपाणी। तो होगा क्या, विजय रूपाणी सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ कम्युनिकेट करेगा, मतलब नरेंद्र मोदी को इंफॉर्मेशन देंगे और उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे। सिमिलरली रामनाथ कोविंद सिर्फ नरेंद्र मोदी को इंफॉर्मेशन देंगे और उनसे ही इंफॉर्मेशन लेंगे। सिमिलरली अमित शाह, अब यहां पे अमित शाह कोई भी और पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो उसको कहेंगे सर्कल कम्युनिकेशन नेटवर्क। एंड लास्ट इज विल। विल के अंदर क्या होगा, कोई भी पर्सन किसी के साथ भी कम्युनिकेशन
कर सकता है। ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या विजय रूपानी के साथ, या रामनाथ कोविंद के साथ, या निर्मला सीतारमण के साथ, या सिमिलरली निर्मला सीतारमण किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करना चाहे तो कर सके, तो उसको कहते हैं व्हील नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो टाइप्स है वो भी समझा दूं। तो पहला है वर्टिकल। वर्टिकल એટલે ઊભું સીધું। જો આ ડાયાગ્રામ જે છે એ વર્ટિકલ કમ્યુનિકેશન ને પ્રેઝન્ટ કરે છે। કમ્યુનિકેશન इन फिक्स लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप उसको कहेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर, कंट्रोल डायरेक्टर। आपको समझाने के लिए हम लोग लिख देते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, विजय रूपानी, नितिन पटेल, कुछ भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे वडोदरा के एमपी जो है रंजनबेन भट्ट, उनके नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से इंफॉर्मेशन इसी सीक्वेंस में नीचे आएगी और नीचे से कोई भी इंफॉर्मेशन इसी सीक्वेंस में ऊपर जाएगी। मतलब रंजनबेन भट्ट जो है वो यहाँ पे हमारे नितिन पटेल को कहेंगे नितिन पटेल, विजय रूपानी को विजय रूपानी, निर्मला सीतारमण को इसी सीक्वेंस में काम चलेगा। तो उसको कहेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन। मतलब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन फिक्स डायरेक्शन जब कम्युनिकेशन हो तो वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मतलब उभू अथवा सीधू। हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल और लेटरल નો मतलब શું? આડું। मतलब કે એક જ ડેઝિગ્નેશન, સિમિલર ડેઝિગ્નેશન, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના લોકો જે સિમિલર ડેઝિગ્નેશન પર છે એ લોકોની વચ્ચેનું કોમ્યુનિકેશન। मतलब ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર પરચેસ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એચઆર ડિપાર્ટમેન્ટ છે। તો આ અલગ અલગ દરેક ડિપાર્ટમેન્ટના મેનેજર પણ હશે જે બધા જ પોતાના પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટના મેનેજર જ કહેવાય। તો જ્યારે એ લોકોની વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન થાય, मतलब કોમ્યુનિકેશન बिटवीन द पीपल एट सेम लेवल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो उसको क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर हो रहा है? मतलब फॉर एग्जांपल अकाउंट के टीचर जो है वो एसपीबी के टीचर के साथ, स्टेट के टीचर्स के साथ या इको के टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन करता है, जो कि सभी एक ही लेवल पे है, सभी टीचर ही है, तो उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसके बाद है दोस्तों डायगोनल कम्युनिकेशन, और उसको क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं। देखो वर्टिकल में क्या था? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। हॉरिजॉन्टल में क्या था? सिर्फ सिमिलर लेवल पर कोई भी किसी के भी साथ कम्युनिकेशन कर सके, ऐसा हो तो उसको कहते हैं क्रॉस वाइज या तो डायगोनल कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे देखो एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो सपोज सेल्स डिपार्टमेंट के कोई सेल्समैन के साथ बात करना चाहे तो भी वो कर सकता है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ कोई भी लेवल पे हो कम्युनिकेशन करे तो उसे हम कहेंगे डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल में, यहां तक तो देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन खत्म हुआ, अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो इनफॉर्मल के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। ग्रेप वाइन क्यों कहा जाता है? देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब पहले तो समझो, कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशन, उसके बेस पे जो कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं इनफॉर्मल, और उसको ग्रेप वाइन भी कहा क्योंकि ग्रेप वाइन जो होता है उसका खासियत क्या होता है पता है? ग्रेप वाइन मतलब द्राक्षनो वेलो, कोई भी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता है, कोई फिक्स नहीं है कि इसी डायरेक्शन में, जहां पे भी जगह मिलेगी वो जो ग्रेप वाइन है वो आगे बढ़ेगा। सिमिलरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी जहां पे भी स्कोप दिखेगा वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती जाएगी। और यहां पे इसके लिए आपको 4 डिफरेंट टाइप्स याद रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल एग्जाम में भी काम लग सकता है। जिसमें पहला है सिंगल चेन या तो सिंगल स्ट्रैंड चेन, जिसके अंदर क्या होता है कोई एक पर्सन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और दूसरे किसी एक पर्सन को ही देगा, और वो दूसरा पर्सन तीसरे एक पर्सन को ही देगा, तीसरा चौथे एक पर्सन को ही देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे भाविन शाह मीन्स मैं कोई सिग्नल के पास, कोई 4 रस्तों के पास, कोई शॉप के पास खड़ा हूं। अब यहां पे मिस्टर ए है, स्टूडेंट है, उसने देखा कि भाविन सर यहां पे क्रॉस रोड पे खड़े हुए। अब उनको पता चला, उसने इंफॉर्मेशन दी, या भाविन सर यहाँ पे कोई लड़की के साथ खड़े हुए एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब यहाँ पे मिस्टर ए को ये इंफॉर्मेशन पता चली, वो इंफॉर्मेशन बी को देता है,
बी एक पर्सन को मतलब सी को पास ऑन करता है, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, मतलब 1 to 1 इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है तो उसको कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड चेन। मतलब एक पर्सन आगे एक ही पर्सन को इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। देखो यहां पे मैं आगे इसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी डिस्कस करने वाला हूं कि ग्रेप वाइन के क्या नुकसान। अब यहां पे सर 4 रास्ते के पास खड़े रहे थे, अब यहां पे इसने कहा कि सर 4 रास्ते के पास खड़े रहे थे, वो बी को क्या बोल देगा कि भाविन सर है ना वहां पे 4 रास्ते के पास वो गल्ला है ना वहां पे खड़े थे, तो तीसरा उसके अंदर ऐड करेगा भाविन जन है, भाविन सर जन है પેલા પાનનો ગલ્લો છે ને ત્યાં પડીકી ખાતા હતા, પછી એ એનાથી આગળ વધારશે। આ બધા ડ્રોબેક્સ બી છે जो मैं तुम्हारी साथ આગળ डिस्कस કરવાનો છું। उसके बाद एक गॉसिप चेन। गॉसिप चेन में क्या होगा, गॉसिप એટલે શું, गप्पा टोड़ी महिला मंडल करते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, यहाँ पे एक को कोई इंफॉर्मेशन यो जो जल्दी बहुत मस्त काम की बात कहूं, और क्या करते हैं बाकी सभी लोगों को बी सी डी ई एफ जी एच आई जितने भी लोग हैं सबको एक साथ बता देंगे। मतलब एक पर्सन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बाकी सब लोगों को इंफॉर्मेशन दे दे तो उसे कहेंगे गॉसिप चेन। सिंगल स्ट्रैंड चेन में क्या था, एक पर्सन आगे एक पर्सन को ही इंफॉर्मेशन पास करेगा, वो आगे तीसरे एक पर्सन को, यहां पे एक ही पर्सन बाकी सभी लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करे। प्रोबेबिलिटी चेन, देखो प्रोबेबिलिटी संभावना, मतलब यहां पे ए को इंफॉर्मेशन मिली, उसके सामने यहां पे एफ बी डी जे 4 लोग आए, पर वो चारों के चारों को ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। मतलब ए एफ को देता है, डी को देता है, यहां पे बी और जे को इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फिर ये एफ को इंफॉर्मेशन मिली तो एफ जी और के दोनों को इंफॉर्मेशन दे देता है। यहां पे जो भी पर्सन हमारी चॉइस के हिसाब से हम करेंगे, हमारे सामने 4 लोग आए पर उसमें से 3 ही मेरे फ्रेंड है तो मैं उसको 3 को ही बताऊंगा। अब ये 3 में से ये फॉर एग्जांपल पर्सन है, उसके सामने 5 लोग आए पर उसमें से उसने आगे 3 लोगों को ही बताया। मतलब प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होगा, कुछ सिलेक्टेड पर्सन को ही आगे हम लोग इंफॉर्मेशन पास करेंगे। जबकि क्लस्टर चेन में क्या होगा कि एक पर्सन को इंफॉर्मेशन मिली, अब उसके सामने जितने भी लोग आएंगे ना उसको वो पास ऑन करता जाएगा। लाइक देखो ए को इंफॉर्मेशन मिली, ए के सामने बी सी डी 3 आए, तीनों को बता दिया। अब आगे यहाँ पे बी और सी के सामने कोई नहीं आया पर डी के सामने ई एफ जी 3 लोग आए, तीनों को बता दिया। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जी और एफ को बताता हूं और ई को नहीं बताता हूं, अगर ऐसा कर देता तो वो हो जाता प्रोबेबिलिटी चेन। यहां पे डी ने क्या किया, मेरे सामने जितने भी आ गए उन सबको बता दिया। फिर उसमें से जी के सामने 2 लोग और आए तो दोनों को बता दिया। एच के सामने सपोज 4 लोग आए तो वो चारों को बता दिया। तो ये क्या हो गया हमारा क्लस्टर चेन। तो ये 4 चेन याद रखना, सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन एंड क्लस्टर चेन। यहां पे दोस्तों हम लोग अभी आगे ग्रेप वाइन के मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ स्टडी स्किल, डिक्शनरी स्किल, इंटरनेट स्किल, लर्निंग स्किल, ये सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है जो कि बाकी है, जो कि तकरीबन नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स तक चलेगा, वो भी आप लोगों को देखना है। पर ये YouTube वाला सेशन यहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट YouTube से हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सबको एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप पूरे ये सेशन को अवेल करना चाहते हो या इस तरह का एक्सीलेंट एजुकेशन हमारे साथ रिसीव करना चाहते हो, हमसे पढ़ना चाहते हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी ऑप्शंस में लोवेस्ट फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज, आपका रिजल्ट और आपका करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे आगे बढ़ सके। तो आप लोग आज ही इसका बेनिफिट जरूर लें। एंड एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी भी ये लर्निंग चालू ही है। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं मेरिट्स। मेरिट्स मतलब बेनिफिट्स और फायदा। ग्रेप वाइन ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ना શું છે तो ग्रेप वाइन में एक्ट एज अ मीन टू